अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम प्रोफेसर कामरान भट्ट है। मैं गवर्नमेंट एमए ग्रेजुएट कॉलेज में कोऑर्डिनेटर बीएस प्रोग्राम हूँ। और आज का मेरा आपके साथ जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एडीपी एंड बीएस प्रोग्राम, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। तो सबसे पहले एक हिस्सा आएगा जिसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि बीएस प्रोग्राम क्या है और ये कैसे कॉलेजेस के अंदर शुरू किया जाता है। फिर एडीपी प्रोग्राम के बारे में और एडीपी से आगे क्या डिग्री होती है उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। और फिर हम देखेंगे कि इस निज़ाम को चलाने के लिए हमारे पास क्या टूल्स अवेलेबल हैं और फिर इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और इसके चैलेंजेस क्या हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव लेक्चर है। मेरी कोशिश होगी कि एंड के ऊपर आपको कोई 5 to 10 मिनट्स में दूं जहां पे आप अपने सवाल पूछ के तो आप तसल्ली कर सकें। तो लेट मी बिगिन विद द स्लाइड्स। तो यहाँ पे मैंने ये डाटा, ये आपको सारे का सारा डाटा जो है ये आपको जो फैसिलिटेटर है इस प्रोग्राम के वो आपको इंशाल्लाह ताला अपलोड कर देंगे, आपको भिजवा देंगे। तो बीएस सेमेस्टर सिस्टम का जो प्रोग्राम है, जो हम 4 ईयर प्रोग्राम को कहते हैं, ये कैसे शुरू हुआ मैं थोड़ा सा उसके ऊपर चलूँगा। The BS semester system as a part of tertiary education program was introduced as BS Honors 4-year program in 26 public sector colleges in year 2010. These colleges were attached with the various universities of the Punjab as affiliate colleges. Such affiliate colleges, in line with the directions of their respective universities, established and developed their system to run the program. The prevalent disciplines in the universities were offered to the affiliate colleges with the curriculum approved by the HEC. तो इसको तो पहले आप ये ज़हन में रख लें कि 2010 में ये 26 कॉलेज में जो पंजाब में थे उनको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ इनको एफिलिएट किया गया और BS 4 ईयर का प्रोग्राम शुरू किया गया। अब ये टर्शरी एजुकेशन प्रोग्राम को क्यों शुरू किया गया उसकी मैं थोड़ी सी नीचे तफसील ज़रूर आपको दूंगा, लेकिन पहले आप थोड़ी सी इसके मुझसे सुन लें कि ये यूरोप, अमेरिका और लैटिन अमेरिका, इन मुल्कों के अंदर यही प्रोग्राम जो था ये चल रहा था। और हमने उसी को देखते हुए इसको शुरू किया। इसकी दो बुनियादी वजूहात थी। एक, इसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी और स्किल्स दोनों दूसरे से ज़रा थोड़ी सी एक्सटेंसिव थी, जो हमारे पास पहले निज़ाम मौजूद था। और दूसरा इसके अंदर जो बड़ी बात थी वो ये कि आप ये डिग्री हासिल करने के बाद आपके इम्कानात ज़्यादा रोशन थे कि आप बाहर जाके अपने आप को किसी फर्दर एजुकेशन के लिए आप लेके जा सकें। तो ये दो बुनियादी मकासद थे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि इस डिग्री को क्यों यहाँ पे भी जो था इंट्रोड्यूस किया गया। As the world changes, the job market is changes with it. The technology, education, and health are the three of the most rapidly growing fields. In these rapidly growing markets, only the most accomplished individuals are eligible to get line share in the jobs. Getting a BS degree can help the students learn the specific skills and develop the habit needed to cater the needs of existing markets. तो बुनियादी इसका मकसद ये है कि मौजूदा जो मार्केट है हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उनसे बच्चों को मुतारफ़ करवाया जाए और ऐसी डिग्रियों को इंट्रोड्यूस किया जाए। गो के हमारे यहाँ वो पुराने ही सिलेबाइज को और क्या कहते हैं पुराने ही टाइटल्स को लेके इसको चला गया, लेकिन अब इसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और 12 साल के अरसे में बहुत सारी जगह पे जो सिलेबाइज है वो रिव्यू हो गए हैं और इसमें काफ़ी बेहतरी जब ये स्टार्ट हुआ था उससे काफ़ी बेहतरी इसमें विजिबल है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जी कि आई अंडरस्टैंड कि जो जिनसे मैं मुखातिब हूँ ये ग्रेड 17 से 18 में उनका ट्रेनिंग का कोर्स है। तो आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है, मोस्टली आप लोग उन कॉलेजेस में काम कर रहे होंगे जहाँ एडीपी या बीएस के प्रोग्राम ज़रूर इंट्रोड्यूस हुए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई आप बीएस का प्रोग्राम अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्राइटेरिया होगा। तो उसके लिए हमें जो एचईडी ने एक पूरा दिया हुआ है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके आपको शो कर देता हूँ। तो एचईडी का लेड डाउन एक क्राइटेरिया है जी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मैं इंग्लिश में अपने डिपार्ट यानी कॉलेज में इसको शुरू करना चाहता हूँ,
तो उसमें क्या होगा मैं उसको बाद में बताता हूँ। 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस को। अब अगर इंग्लिश के टीचर की हैसियत से हमारे मेरे पास 4 टीचर हैं या 3 से ज़्यादा टीचर हैं, और मेरा वर्कलोड जो है वो इंटरमीडिएट का यानी छोड़ के इतना बनता है कि वी कैन यानी इसके लिए हम अप्लाई करें, तो उसके लिए फिर क्या शराइत होंगी। तो पहली शर्त जो है एचईडी डाउन की है वो ये है कि कम से कम आपकी उस फैकल्टी के अंदर जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है वहाँ पे एक पीएचडी हो, या कम से कम फिर 2 फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, अगर पीएचडी नहीं है तो 2 एमफिल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो फैकल्टी के हवाले से क्राइटेरिया है। इसके बाद अगर आप आगे चलें तो क्लासरूम्स की बात की गई है कि मिनिमम 3 क्लासरूम्स आपके पास होने चाहिए। वैसे तो एक पूरा साइकिल चलाने के लिए यानी एक 4 सेमेस्टर का पूरा साइकिल अगर इकट्ठा हो जाए तो आपको 4 कमरों की ज़रूरत होती है, लेकिन इनिशियली एचईडी का जो है क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 3 क्लासरूम्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है नंबर ऑफ़ बुक्स की। अब अगर आप इंग्लिश में आपके पास नॉवेल्स हैं और बुक्स हैं, और फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रिकमेंडेड या कोर बुक्स हैं, क्योंकि ये तो टीचर ने आइडेंटिफाई करना होता है कि बहुत सारी बुक्स दी होती हैं, उनमें से कौन सी किताब का मुतालिया आपने स्टूडेंट्स को करवाना है और कौन सी हेल्पिंग बुक के तौर पर या एडिशनल यानी आप उसको इस्तेमाल करते हुए बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो 250 किताबों का यानी डिफरेंट टाइटल्स की उनका होना वहाँ पे ज़रूरी है आपकी लाइब्रेरी के अंदर। फिर कंप्यूटर लेबॉर्ट्री की बात की गई है, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये तमाम जो सिलेबाइज हैं उनके अंदर ये कंप्यूटर जो है ये एक एसेंशियल पार्ट है। तो इसलिए ये कहा गया जी कि फंक्शनल कंप्यूटर लेबॉर्ट्री विद एटलीस्ट 25 कंप्यूटर्स विद इंटरनेट फैसिलिटी। तो इसका होना अब वहाँ पे एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर ये तो इंग्लिश था, फ़र्ज़ करें कोई केमिस्ट्री में दोस्त है या कोई बॉटनी में है या फिज़िक्स में है, और वो उसमें अपना उनके पास ये ऊपर वाली कंडीशन पूरी होती हैं, और वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं अपने कॉलेज के अंदर, तो उनको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि फिर आपको एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्रीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। सेपरेट एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्रीज वी नो कि जी हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल पर लैब्स होती हैं, अप्रेंटिसेस भी होते हैं, और हमारा सारा इक्विपमेंट भी मौजूद होता है, लेकिन बीएस की नीड्स को कैटर करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ों की बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमें इन चीज़ों को यानी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स को भी हमें मलहूज़ ख़ातर रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया जी कि आपके पास अगर आप साइंसेस में जा रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, और आपके पास एक लैब के अलावा यानी सफिशिएंट स्पेस हो, और फिर उसके अंदर आपके पास इक्विपमेंट ऑपरेटर्स का होना ज़रूरी है। फिर आ जाती है बात जी लोकल रिसर्च जर्नल्स के। बहुत सारे मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से एमफिल होंगे, पीएचडी होंगे या पीएचडी स्कॉलर्स होंगे। तो ये आपको पता ही है कि लोकल रिसर्च जर्नल्स जो है वो हमारे मौजूद होते हैं मार्केट में, और हम भी उनसे इस्तेफादा कर रहे होते हैं या हम उनमें भी लिख पा रहे होते हैं। तो ऐसे रिसर्च जर्नल्स को जो आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट हो, आप उनको अपनी लाइब्रेरी की ज़ीनत बनाइए, उसकी सब्सक्रिप्शन कीजिए, और ताकि ये कंडीशन भी आप मीट कर सकें। अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद ज़रा तफसील से वजाहत करने के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लिए जा रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आपको अवेलेबल होगा इसकी एचईडी की वेबसाइट पे। आपको बुक्स की लिस्ट देनी होगी जैसे मैंने आपको पहले बताया, लिस्ट ऑफ सब्सक्राइब जर्नल्स जैसे मैंने आपको बता दिया, लिस्ट ऑफ टीचिंग फैकल्टी, इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट कर दूं। देखिए, इसमें पहले हमें समझना पड़ेगा मेजर माइनर। मेजर सब्जेक्ट वो है कि अगर मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मैं अपनी ही डिपार्टमेंट में कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल अमूमन ईएनजी होगा, यानी कोड उसका जो होगा वो ये होगा, तो उस सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ तो वो मेजर होगा। और अगर मैं इंग्लिश का टीचर हूँ लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, बॉटनी में या कहीं और जाके पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश का वो माइनर हो जाएगा वहाँ पे जाके। तो यही एक मेन इसके अंदर डिफरेंस है। तो अब मैं फैकल्टी की बात की थी, तो लिस्ट ऑफ टीचिंग फैकल्टी में मैंने आपको समझाने की ये कोशिश की कि ये मेजर माइनर क्या है, इसकी वजह क्या थी। देखिए, अगर हम इंग्लिश में लेना चाह रहे हैं तो हमें इंग्लिश के पहले टीचर्स की वो फैकल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद जो हमारे लाजमी पेपर हैं जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामियात है, उनकी टीचिंग फैकल्टी का देना पड़ेगा।
इसके अलावा आपके सिलेबाई के अंदर पहले से लेकर 4 सेमेस्टर्स के अंदर आपको बहुत सारे माइनर सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। तो उनके जो फैकल्टीज़ हैं जो आपके कॉलेज में मौजूद हैं, उनके भी आपको यहाँ पे सारी डिटेल देनी पड़ेगी इसके अंदर। लिस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये इस हवाले से है कि जब आप लैब्स के लिए, आप किसी साइंसेस के सब्जेक्ट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको, जैसे हमारे यहाँ लेक्चर असिस्टेंट या जेएलएस होते हैं, तो जो लैब के निज़ाम को चलाते हैं, तो उनकी भी हमें लिस्ट देनी पड़ेगी। फिर हमें अपनी लैब की जो हमारे पास इक्विपमेंट और अप्रेंटिसेस अवेलेबल हैं, हमें उनकी भी लिस्ट ये इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। फिर हमें ऑब्वियसली कंप्यूटर लैब की जो डिटेल्स हैं वो देनी पड़ेंगी, और फिर हमें अपनी क्लासरूम की स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं एक टीम का हिस्सा था जो विज़िट करने के लिए गई किसी कॉलेज में। तो वहाँ पे जो हमें कमरे दिखाए गए वो उनकी इतने स्पेशियस नहीं थे कि वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स बैठ सकें। तो हमने उनको ये एडवाइस किया कि भाई आप ये ना करें, आप कोई और कमरे इसके लिए जो है वो आइडेंटिफाई करें, ताकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम ना हो। तो उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, जहाँ आपको कोटा दिया जा रहा है, क्योंकि अमूमन 30+ और 50 के दरमियान आपको एक क्लास की जो स्ट्रेंथ दी जाती है, तो आपको उनको एक रीज़नेबल रूम की स्पेस भी स्पेसिफाई करनी है। फिर आपका टाइम टेबल और वर्कलोड ऑफ टीचर्स है। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें मैं इंग्लिश में करने जा रहा हूँ और मेरे पास पहले ही वर्कलोड जो है वो 3 टीचर्स का बड़ी मुश्किल से कवर होता है, तो फिर मैं अगर उसको नए को शुरू करूँगा, बीएस को इंग्लिश में जाऊँगा, तो फिर तो ये ओवरलोडेड या ओवरबर्डन सारी सूरत हाल हो जाएगी। तो पहले आप इसको अपने जस्टिफाई करें कि जी आपका जो वर्कलोड है वो इतना है कि आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट बाज़ कॉलेजेस के अंदर इसको शुरू किया जा रहा है, और उसमें इस चीज़ की तरफ कई दफ़ा इतनी तवज्जो नहीं होती। वहाँ ये देखा जाता है कि जी वहाँ पे अगर उसकी एक पेरिफेरी में उसकी ज़रूरत है उस सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे उसको शुरू कर दिया जाता है। तो ये कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स हमने देखी है फार फ्लंग एरियाज़ में, कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइमलाइन दी हुई है एचईडी ने बाकायदा, कि आप अगर कोई नया डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जैसे मैं अगर कॉलेज में कहें जी मैं बॉटनी इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मुझे ये जो भी डाटा है, मुझे 15 मार्च तक सारा ये बना के परफॉर्मे के ऊपर 15 मार्च तक मुझे इसको पंजाब सॉरी एचईडी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे इसको सेंड करना होगा। उसके बाद एक इंस्पेक्शन कमेटी इसकी तश्कील दी जाएगी, जिसकी मैं तफसील आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। वो कमेटी जो है वो ये टेंटेटिव एक स्केड्यूल है, ये पिछले साल का है, इस दफ़ा भी ऐसे ही बना हुआ मौजूद है, जो मई से लेकर 14 जून के दरमियान आपके कॉलेजेस की विज़िट करेगी। फिर आपको उनकी यानी इसके ऊपर अगर उनकी तसल्ली शकी हो जाए, तो फिर आपको 15 जून से 30 जून के दरमियान आपको एनओसी दे दिया जाएगा कि जनाब आपकी सारी चीज़ें पूरी हैं और आप केमिस्ट्री या बॉटनी का आप बीए शुरू करवा सकते हैं। हाँ, अगर आप उनकी डिमांड्स को मीट ना कर सकें, तो फिर आपको एक मौका दिया जाएगा 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। उसमें आप अपनी डेफिशिएंसीज़ को दूर करके और आप वो डाटा दोबारा उनको सेंड कर दें, ताकि आपका दोबारा विज़िट हो सके। रीविज़िट जो है उसके लिए भी एक स्केड्यूल दिया गया कि ये 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के दरमियान होगा, और फिर अगर एचईडी इसको अप्रूव कर देता है, तो आपको एनओसी 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के दरमियान दिया जा सकता है। अब ये इंस्पेक्शन टीम जो है, इसमें मुख्तलिफ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी इदारे हैं, उनके लोग शामिल होंगे। मैं इसको स्किप करके आपकी तरफ चल रहा हूँ सीधा, कि एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो है उनकी तरफ से एक 18 ग्रेड ऑफिसर जो है इसमें या उससे ऊपर का को मुकर्रर किया जाएगा। इसके साथ साथ डीपीआई कॉलेजेस की तरफ से जिनकी वसातत से इस वक्त ये सारा प्रोग्राम जो है वो आपका ट्रेनिंग का चल रहा है, तो वो भी अपना ग्रेड 18 या इससे ऊपर का एक ऑफिसर जो है इस पे मुतय्यन करेंगे। फिर आपका पीएचईसी यानी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन जो है, ये भी आपको एक ग्रेड 18 या उससे ऊपर का ऑफिसर आपकी उस कमेटी में शामिल होगा। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज, अब ये जिस एरियाज या ज़िला के अंदर आप मौजूद हैं, वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर उनके जो होंगे साहब या साहिबा, वो आपके उस कमेटी का हिस्सा होंगे। फिर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा। बस मैं एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर एक कॉलेज में गया था, जिसका मैंने आपको अहवाल बताया। तो इस तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जाते हैं, जिनके कॉलेजेस के अंदर ये पहले चल रहा होता है, वो पीएचडी हो, एमफिल हो, या
जिनका एक्सपीरियंस हो वो सीनियर फैकल्टी मेंबर को ये इसमें कोऑप्टेड मेंबर बना दिया जाता है और फिर ये जाके विजिट करते हैं। ये तो सारा सिलसिला हो गया जी कि बीएस के प्रोग्राम को आप किस तरह से आप उसके लिए एक्वायर कर सकते हैं। पंजाब HED में जाके आप अपना केस जो है पुट कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि ये ADP डिग्री क्या है। ADP स्टैंड्स फॉर और तफसील में जाना चाहूँगा। द ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ये जो है ऑन द पैटर्न ऑफ USA कम्युनिटी कॉलेजेस वाज लॉन्च इंट्रोड्यूस्ड एज 2-year प्रोग्राम टू इम्पार्ट नॉलेज विद प्रैक्टिकल स्किल्स, यानी नॉलेज विद प्रैक्टिकल स्किल एज द रिप्लेसमेंट ऑफ BA BSc इन पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस इन ईयर 2016। तो 2016 में इसको पाकिस्तान में पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया और इसके जो कॉलेजेस थे उनमें कुछ कॉलेजेस को जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ और कुछ को बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी के साथ इस सिलसिले में अटैच कर दिया गया। अब HEC स्टैंड्स फॉर HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो HEC ने पॉलिसी क्या इस सिलसिले में थी, मैं पहले उसकी बात करूंगा फिर आपको आगे इसकी तफसील में जाता हूँ। An associate degree is a 2-year post-intermediate or equal academic degree to be awarded by public and private universities. अब वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ कह रहे हैं कि ये डिग्री उन्होंने देनी है, जैसे हमें पता है कि BA BSc की डिग्री भी वहीं से आती थी। इन अब गौर किस चीज़ पे करना है, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं खास तौर पे इन मार्केट ड्रिवन सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन लोकल एंड रीजनल कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री नीड्स। अब आप देखें कि अगर फर्ज करें कि अगर आप सियालकोट से हैं या आप गुजरांवाला से हैं या आप लाहौर से हैं या आप जहाँ पे थोड़ा सा इंडस्ट्रियल स्टेट्स मौजूद हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे आपको एक स्किल्ड जो है वो आपको पर्सन चाहिए जो वहाँ पे काम कर सके। और इसके अलावा अगर आप ज़रा यहाँ से हट के चले जाएँ जो मुफस्सल इलाके हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर है, तो ये इन चीज़ों को मलहूज़े खातर रख के कि मार्केट के अंदर क्या ज़रूरत है उसको मलहूज़े खातर रख के इसका करिकुलम बनाने की ज़रूरत थी। और किसको ज़रूरत थी इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब आपको। देखिए जी उन्होंने कहा जी ये था उसमें क्या है जी, इंडस्ट्री नीड्स टू बी डिटर्मिन्ड थ्रू अ कम्प्रीहेंसिव सर्वे टू बी कैरिड आउट बाय द यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन कंसर्न। तो यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी पेरीफ्री में या उनका जो भी दायरा इख्तियार है फिजिकल जो उनकी जोग्राफी में पंजाब के अंदर, वो उसमें उनको ये रिसर्च करनी थी कि जी हमारा कौन कौन सा इनकैशमेंट एरिया है और इसके अंदर हमने किस किस्म के प्रोग्राम हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मसलन अगर कोई हम स्किल्ड करना है एग्रीकल्चर से मुतल्लिक, तो हम किस किस्म की ट्रेनिंग 2 साल के अंदर हम दे सकते हैं। एक तो टैवटा है ना, टैवटा एक सेपरेट चीज़ है, इसमें नॉलेज ज़्यादा था और स्किल कम थी। टैवटा जो है उसमें स्किल ज़्यादा होती है और बाकी चीज़ें ज़रा कम होती हैं। उसके बाद आगे आप आ जाए तो आपको नज़र आएगा, जैसे मैंने इंडस्ट्री कहा कि अगर सियालकोट है वहाँ पे आपको पता है स्पोर्ट्स की गुड्स चलती हैं और बहुत सारी और चीज़ें ऐसी हैं। तो अब इन चीज़ों को मलहूज़े खातिर रख के इन्होंने अपने करिकुलम को डिवाइस करना था और ये सारा काम किसका है, ये यूनिवर्सिटीज़ का था कि उन्होंने इस करिकुलम को यूँ लेके चलना था। अब ये है द एसोसिएट डिग्री holder will be simple graduate as the degree will be equivalent to the BA BSc pass degree as far as the level of the degree is concerned। यानी जैसे BA BSc था ये उसका रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो उस पर बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई इस पर मुश्किल नहीं है। अच्छा, an associate degree program is normally structured to be conducted over 4 regular semesters over a 2 years period and consists of 65 to 68 credit hours। अब ये उन्होंने क्रेडिट आवर भी बता दिए। अब ये क्रेडिट आवर क्या होता है मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चला जाऊं। 1 घंटे के लेक्चर को थियोरी के आप एक क्रेडिट आवर कहते हैं अंडर BS और ADP प्रोग्राम। तो ये जो आपको 2 साल का प्रोग्राम है, इसमें 4 इसके सेमेस्टर होंगे और इसका टोटल वेटेज जो होगा क्रेडिट आवर का वो 65 टू 68 क्रेडिट आवर होगा। आफ्टर द अवार्ड ऑफ एन एसोसिएट डिग्री from the accredited degree awarding university, the holder will have the option of transferring the credits to a BS program। अच्छा, अब ये क्योंकि प्रोग्राम जो था ये अमेरिका से पर्टिकुलरली मुस्तार लिया जा रहा था, तो वहाँ पे ये होता है कि एक ब्रिजिंग कोर्स करवाया जाता है 15 से 18 क्रेडिट आवर का
और फिर जो स्टूडेंट होता है जो नीचे से आ रहा होता है एडीपी डिग्री लेने के बाद, वो जब आगे किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाह रहा होता है तो उसको फिर वहाँ पे उसका एडमिशन दिया जा सकता है, कवरिंग वो 15 टू 18 क्रेडिट आवर्स। तो हमारे यहाँ अभी इस सिलसिले में नहीं हुआ, बल्कि हमारे यहाँ इसका कोई और मेथडोलॉजी इसको इवॉल्व किया गया है, वो मैं आके जाके अभी आपको सारी डिटेल में बताता हूँ। एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द होस्ट यूनिवर्सिटी, अब करेगी फैसला होस्ट यूनिवर्सिटी कि एडीपी में क्या था, और जिसमें बच्चा दोबारा जा रहा है वो कोई यूनिवर्सिटी भी तो चेंज कर सकता है ना, तो वो जा रहा है या जा रही है वो अब कौन सी है, वहाँ पे जाके आपने आगे क्या लेना है उसके लिए फिर आपको फील्ड जो है वो दी जाती अमेरिका में दी जाती है ब्रिजिंग कोर्स के बाद। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं उसकी तफसील में अभी आपको भी जाके बताता हूँ। असूस अच्छा, अब एचईसी ने क्या दिया कि उन्होंने एक ओवरऑल इसके तीन इसके लेवल बना दिए, यानी एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स, दूसरा था एसोसिएट ऑफ अप्लाइड साइंस डिग्री, और एक थी एसोसिएट ऑफ साइंस डिग्री। अब ये तो पॉलिसी जो थी ये दी गई एचईसी पाकिस्तान की तरफ से। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, और उन्होंने फिर इसका एक स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट भी दे दिया। उन्होंने बताया जी कि अगर आपने इसका सिलेबस बनाना हो तो आपने क्या करना है, कंपलसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, फिर डिसिप्लिन की स्पेसिफिक फाउंडेशन क्या होंगे, मेजर कोर्सेज क्या होंगे, ये सारी एक डिटेल का उन्होंने एक आपके सामने एक टेम्पलेट दे दिया कि भाई आपने इस तरीके से करना है 65 टू 68 क्रेडिट आवर में, और ये 16 से 18 वीक का एक वो होगा जो सेमेस्टर है। और फिर उन्होंने कहा जी ये टोटल सेमेस्टर जो है इसके 4 होंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे, और आगे अब आ रहा है कि अब हम वी आर मूविंग ऑन टू द पीएचईसी। ये तो हम एचईसी की तरफ से आए ना कि हायर एजुकेशन कमीशन ने क्या कहा। अब पीएचईसी यानी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसने इस पॉलिसी को कैसे अडॉप्ट किया और इसको कैसे इंप्लीमेंट किया। अब मैं थोड़ा सा तफसील इसकी इसमें जाऊंगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिसेंटली द एचईसी पीएचईसी एंड एचईडी इन कीपिंग व्यू द गवर्नमेंट न्यू इनिशिएटिव टू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन and enhance employability. असल मकसद क्या था, employability of graduates, took the policy decision to abolish the 2-year BA BSc degree offered principally in affiliated colleges across Pakistan in the annual system pattern. शुरू में इसको एनुअल सिस्टम पैटर्न में ही इसको जो था वो चलाया गया। अभी भी इस पे कंफ्यूजन है, कहीं पे डिग्री कहीं पे सेमेस्टर है, कहीं पे ये एनुअल है। बहरहाल तो these degrees are to be replaced by the academically more rigorous and relevant 2 years associate degrees। अब ये लफ्ज़ किए गए हैं रिगरस एंड रेलिवेंट का मतलब क्या है कि आपने वो अगर आपने एचईसी की पॉलिसी को देखा हो तो उनका मकसद क्या था कि वो चाहते ये थे कि मार्केट ओरिएंटेड के अंदर आप जाएं, वो इंडस्ट्री से हो, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप। देखें आईटी जो है उसमें आपको किसी इंडस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिट एट होम, यू कैन बी अ फ्रीलांसर एंड यू कैन डू वर्क फ्रॉम योर होम। आपको किसी दफ्तर में जाने की, किसी जगह पे आपको सर्विस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना एक फाइवर के अंदर या किसी के अंदर आप अपना बनाएं या अपना एक स्टार्टअप शुरू करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इसका मकसद था। अब ये है कि दीज डिग्रीज आर ऑफर्ड इन अ वाइड अरे ऑफ सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स। इन्होंने भी 3 हिस्से कर दिए, यानी पीएचईसी ने भी 3 हिस्से किए, एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस, एंड एएएस स्टैंड्स फॉर एसोसिएट ऑफ अप्लाइड साइंसेस। तो ये 3 हिस्सों में इन्होंने भी इसको तकसीम कर दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मिसालों की तरफ। इसी के साथ उन्होंने कुछ मिसालें दे दी। कैसे, मैं ये सारा स्किप कर रहा हूँ, यहाँ में आपको 10 इसकी नीचे मिसालें दी हुई हैं, मैं आपको दे रहा हूँ ये कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि देखें कंप्यूटर इस वक्त एक ऐसी मार्केट है जो किसी भी लेवल पे सैचुरेटेड लेवल पे अभी नहीं पहुंची पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि देखें प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है जी, उसका सिलेबस बन जाएगा। प्रोग्राम इन कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड है। प्रोग्राम इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये उससे। प्रोग्राम इन वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्राम इन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल। ये प्रोग्राम्स जो हैं ये BS 4 ईयर के अंदर ये मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने इसको 2 साल के प्रोग्राम के अंदर डाल दिया। मकसद उनका क्या था कि जिनके पास इतने वसाइल नहीं है वो यहीं पे काम करके उनको मार्केट के अंदर जाएं, उनको आगे को जॉब, अच्छी जॉब मिल सके, और वो या खुद अपने आप को वो फिर आगे जैसे आ गया होटल एंड रेस्टोरेंट्स। आपको पता है कि होटल और रेस्टोरेंट्स की इनकी मैनेजमेंट में भी चलाने के लिए चाहिए होते हैं बंदे। फिर बाकी तो हैं जो हमारे ट्रेडिशनल वो हैं, तो इन्होंने सारा इसका बना दिया। फिर
पीएचईसी ने सिर्फ ये नहीं किया बल्कि उन्होंने एक बाकायदा कोर्स टाइटल के साथ, उसके क्रेडिट आर के साथ उन्होंने एक पूरा दे दिया कि जनाब एक आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया कि जनाब ये है, इस तरह के चीज़ों को ये आपके सामने देखे खुल गए। ये अब आपको BS 4 ईयर के उनके सारे नजर आ रहे हैं जी कि किन किन के अंदर उन्होंने ऑफर किया हुआ है, साथ उनका आगे सिलेबस खुल के आपके सामने आ रहा है। अब मैं आपको यहीं से आपको मैं लेके चलता हूँ कि इन्होंने ADP में किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, हाइपरलिंक से हमें जाना होता है। तो ये अब आपके सामने मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की एक्टिव इन कॉमर्स, एसोसिएट डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएट डिग्री इन मैथ कम्युनिकेशन। अब आपको पता है मैथ कम्युनिकेशन इसलिए कि इस वक्त कितने ज़्यादा हमारी जो हाउसेस खुल गए हैं जहाँ पे हर वक्त हम खलाते हाजरा के ऊपर बहस सुनते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ जी, ये एक और है, ये इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से आप जाके देखें। अब ये उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि ADP के बाद यानी 2 साल डिग्री के बाद सवाल ये है कि बच्चा कहाँ जाए। तो भाई उन्होंने आगे उसका नाम चेंज कर दिया, उन्होंने ब्रिजिंग को आगे ADP के करने के बाद किन फील्ड्स के अंदर उन्होंने इसकी आपको अपॉर्चुनिटी दी है। तो अब मैं आपको कुछ मैंने जैसे पब्लिक सेक्टर की ये यूनिवर्सिटी दी है, अब मैं आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एक आध यूनिवर्सिटी का मैं आपको अखबार बताऊंगा कि आप ये देखें कि उन्होंने भी अपनी रिसर्च करने के बाद जहां उनको ल्यूक्रेटिव ऑफर लगी है, उन्होंने अपनी उस ल्यूक्रेटिव ऑफर के मुताबिक उन्होंने अपने आप को इसको कंटिन्यू किया। ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया है, इन्होंने ADP इन मीडिया स्टडीज के अंदर, ठीक है जी, इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन ADP इन मीडिया स्टडीज़ के अंदर उनका ख्याल है कि मीडिया स्टडीज़ के अंदर मार्केट अच्छी है और ये लाहौर के अंदर ये हमारा काम चलेगा, तो उन्होंने जनाब इस चीज़ को उन्होंने कर दिया है। अब मैं आगे चलता हूँ, अब आपको आपको आगे चल के ये बताऊँगा कि ये सॉरी थोड़ा सा ब्रेक पे प्रॉब्लम आ गया। तो ये बताऊँगा कि ये इसके बाद इन्होंने जो ADP के बाद कौन सी डिग्री करनी है, इन्होंने इसका क्या टाइटल दिया हुआ है। अब आप जरा देखिएगा, ये देखें कंप्यूटर साइंस आप ADP करके आ रहे हैं नीचे कोई भी फील्ड में, अब उन्होंने क्या कहा है जी BS कंप्यूटर साइंस पोस्ट ADP। ये टाइटल हर एक यूनिवर्सिटी ने अपनी मर्जी से उसको यूटिलाइज किया है और अंडर द एम्बिट ऑफ ऑब्वियसली HEC एंड PHEC उन्होंने इसको किया है। ये तो नहीं हो सकता कि वो उससे बाहर निकल के जाके करें कुछ। तो ये अब हो गया, हमारे पास ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको अपने कॉलेज की एक मिसाल देना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज की एक्टिव वेबसाइट अवेलेबल है और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जी इंटरमीडिएट के अलावा हमने दिखाया है कि हमारे पास BS 4 ईयर का प्रोग्राम है और फिर हमारे पास ADP के बाद MA और MSc की रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मेरे कॉलेज में 3 सब्जेक्ट के अंदर ही हो रहा है, BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS इंग्लिश और ये 5th to 8th डिग्री सेमेस्टर प्रोग्राम है, ठीक है जी। अब इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि जनाब ADP की डिग्री करने के बाद वहां खत्म नहीं हो जाती, वो आगे भी चलती है, ठीक है जी। तो ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये मैंने पहले ही आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे क्लियर कर दी। अब मैं आपको एक और कॉलेज को दिखा रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ ADP का प्रोग्राम ही चल रहा है।
तो मैं उसका करता हूँ। इनकी वेबसाइट मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फीमेल एक कॉलेज है जी, इनका गवर्नमेंट फातिमा जना कॉलेज फॉर वुमेन है, चूना मंडी के अंदर। इन्होंने देखे जी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस एंड बीकॉम, तो इन्होंने भी अपना ये प्रोग्राम दिया हुआ। मेरा कहने का मकसद या देने का मकसद आपको ये था कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि ये प्रोग्राम जो है ये चल रहे हैं। हाँ, ये अपनी जगह पे हकीकत है कि इसमें अभी और मार्केट ओरिएंटेड डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। अब हम चल रहे हैं जी सीधा, ये हो गया हमारा बीएस और एडीपी हो गया, और एडीपी के बाद वाली डिग्री भी हो गई। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्किंग ऑफ एडीपी एंड बीएस प्रोग्राम ये होता क्या है, चलता कैसे है। द एडीपी एंड बीएस प्रोग्राम अंडर सेमेस्टर पैटर्न हैव सर्टेन built in advantages and it is dependent upon the capabilities and capacities of the workforce qualities। किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए जबकि उसके एडमिनिस्ट्रेटर सही नहीं होंगे या उसके निज़ाम के अंदर जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, हम टीचर्स भी स्टेक होल्डर्स हैं। और ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज हमारी है। मसलन मेरे कॉलेज के अंदर आई बिलीव के मोर देन 60 आर क्वालिफाइड टीचर, दे आर हैविंग पीएचडी और पोस्ट डॉक डिग्रीज, और इसी के इतने के करीब ही यानी 65 या 70 के करीब एमफिल लोग मौजूद हैं। तो और तकरीबन सभी कॉलेजेस के अंदर ऐसी ही सूरत हाल है, क्वालिफाइड स्टाफ है। सिर्फ उनको एक सिस्टम के अंदर ला के उनको मोल्ड करना है और उनको ये बताना है कि जनाब ने आपने इस लाइन के ऊपर चलना है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा जी कि एक पब्लिक सेक्टर कॉलेज के अंदर या उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रक्चरल पैटर्न क्या है, स्टेक होल्डर्स कौन है सारे एडीपी या बीएस की डिग्री के अंदर। और ये एक स्लाइड के ऊपर आपके सामने सारा कुछ अवेलेबल है। मैं पहले भी बता चुका, ये सारी स्लाइड जो है ये आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी। स्ट्रक्चरल पैटर्न एंड स्टेक होल्डर, सबसे पहले मैंने लेफ्ट के अंदर आपको दिखाया हुआ है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। ये एचईडी जो है इसका बुनियादी पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इनका कलीदी किरदार है। फिर डायरेक्टर डीपीए ऑफिस है, और ये ऑफिस जो है ये एक बड़ा इफेक्टिव ऑफिस है, ये सारा मददगार साबित हो रहा है ये सारे प्रोसेस को चलाने में। 17 to 18 हो, 18 to 19 और 19 to 20 वो सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो उन्हीं की वसातत से इन्हीं के ताउन से हो रही हैं। रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं हमारे, हर ज़िले के अंदर डायरेक्टर का दफ्तर में मौजूद है। और फिर हमारी पॉलिसी मेकिंग में पीएचईसी यानी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है। तो ये हमारे पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन के जो मेन हमारे हिस्से हैं वो एक साइड पे रखे हैं। फिर किसी का भी कॉलेज किसी भी एफिलिएट यूनिवर्सिटी में वो एफिलिएटेड होता है। तो मेरा कॉलेज क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का सेटअप ये रहा है कि वहाँ सेंटर ऑफ फॉर अंडर ग्रेड स्टडीज़ था पहले। अब कुछ देर से उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन ये वन विंडो पॉलिसी थी, हमें इससे बड़ी सहूलत थी। अनफॉर्चुनेटली इसको बंद किया गया है। टीचिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द वेरियस, मसलन अगर मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो इंग्लिश जो है मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो उनसे मेरा राब्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7वें 8वें सेमेस्टर में जाके मुझे अपना थीसिस जो है उसका साइनॉप्सिस भेजनी है, उसकी अप्रूवल लेनी है और फिर इसको लेके चलना है। फिर हमने इंटरनल हमारे होंगे, एक्सटर्नल उनके होंगे, तो ये क्लोज लाइजन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं ऑफिस, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। अब ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार किसी भी यूनिवर्सिटी का क्या करता है कि जब आप एनओसी लेके जाते हैं तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं कि जी ठीक है जी पंजाब यूनिवर्सिटी, आप उनको अप्लाई करते हैं और बताते हैं कि जी हम आपकी एफिलिएशन फीस देते हैं, आप हमारा ये कर दें। तो ये रजिस्ट्रार के अंदर जितने भी नीचे उसके ऑफिस होते हैं ये उसको निज़ाम को चला रहे होते हैं। आपकी एफिलिएशन हो, आपकी यानी जिसको रिन्यूअल हो, ये सारा प्रोसेस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार का ऑफिस देखता है। इसी के साथ साथ आपके स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन भी यही ऑफिस इसका नीचे इसके सब्सिडरी जो है वो करते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एंड अलाइड ऑफिस। तो कंट्रोलर ऑफिस पंजाब यूनिवर्सिटी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का बड़ा अहम है, और उसका बड़ी कलीदी किरदार होता है। आपको अपना मिड टर्म का रिजल्ट भेजना, टोटल रिजल्ट वापस आना, रोल नंबर स्लिप पे लेना, क्योंकि ये एक साल के अंदर कम से कम 2 दफ़ा आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो आपका इन सारे इदारों से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। अब एक कॉलेज की हद तक इसका निज़ाम क्या होगा। अब ये तो मैंने जो आपके सामने रखा है ये थोड़ा सा एक बड़ा कॉलेज है। मेरा कॉलेज ऐसा है जिसमें 140 150 के दरमियान हमारी टीचिंग फैकल्टी है। तो मेरे कॉलेज ने प्रिंसिपल तो हर कॉलेज में मौजूद होता है,
वाइस प्रिंसिपल हमने 2 किए हुए हैं, एक एकेडमिक्स के हैं, एक एडमिन के हैं। आपका अगर छोटा कोई कॉलेज है तो आप चाहे ना भी रखें तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रार हमने ज़रूर रखा हुआ है 2010 से ही। और इसकी ज़रूरत क्या है कि ये फिर वो सारे प्रोसेस को देखना इसकी जिम्मेदारी है कि जनाब आपकी कॉलेज की रिन्यूअल कब होनी है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन की, या आपने नया सब्जेक्ट अगर कुछ शुरू करना है तो ये रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है। आपके बच्चों की रजिस्ट्रेशन होनी है यूनिवर्सिटी के साथ तो ये उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद आता है जी कोऑर्डिनेटर एडीपी और बीएस प्रोग्राम। अब ये बंदा जो होता है या बंदी होती है, ये इसका पिवटल रोल होता है। इसने इन सारे इदारों के साथ मिलके इस निज़ाम को चलाने में मददगार साबित होना है। मैं आगे स्लाइड्स हैं कहीं पे, वो आपको मैं शायद एलेबोरेट ना कर सकूं, लेकिन वो आपको मिलेंगे ज़रूर कि इनका रोल क्या है। कंट्रोलर एग्जामिनेशन, अब कंट्रोलर एग्जामिनेशन का रोल जो है वो आपने इंटरमीडिएट में सिर्फ देखा है, वो जो रोल है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पे आपको मिड और सेशन का रिजल्ट लेना पड़ता है, उसको कंपाइल करना पड़ता है, फिर आपको वो रिजल्ट पूरा डाटा जो है सॉफ्ट और हार्ड कॉपीज में आपको यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ता है, और फिर आपका क्यूमुलेटिव होके जब वहाँ से रिजल्ट आता है उस सारे रिजल्ट को मेंटेन करना, उसकी टीचर्स की पीआर में उसको एंटर करना, कंडक्ट करना एग्जाम को, रेगुलर मिड को, रीसेट को, ये सारा ही काम जो है कंट्रोलर का है एक इदारे के अंदर। अब ये निज़ाम चलता कैसे है, उस निज़ाम को चलाने के लिए हर यूनिवर्सिटी ने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं। मसलन पंजाब यूनिवर्सिटी ये कहती है जी कि कॉलेज सेमेस्टर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होनी चाहिए। मैंने राइट साइड पे आपको जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉलेज सेमेस्टर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है। इसमें अमूमन सारे हेड्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, और कंट्रोलर, कोऑर्डिनेटर, रजिस्ट्रार वगैरह इसका हिस्सा होते हैं। एग्जामिनेशन कमेटी, इसकी ज़रूरत क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। क्यूसी है, इसकी भी ज़रूरत है। इस थीसिस अप्रूवल या सनॉप्सिस अप्रूवल कमेटी है, ये जहाँ पे एक सर्कल पूरा हो गया है, जैसे मेरे कॉलेज के अंदर अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, आईटी के अंदर कंपल्सरीली हमें वो करवाना होता है जी, उनको प्रोजेक्ट या थीसिस करवाने होते हैं। इस तरह हमारा केमिस्ट्री और कुछ और ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे ये ऑप्शनल है। तो वहाँ से सनॉप्सिस की अप्रूवल भेजने के लिए हेड ऑफ इसकी क्या कमेटी का क्या रोल होता है वो भी मैं आपके जाकर बताता हूँ। उसके बाद आपका टीचिंग फैकल्टी आ जाती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है जी, उनका बड़ा कलीदी किरदार है बीएस प्रोग्राम के अंदर। फिर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर, अब आप कहेंगे जी कि ये क्या चीज़ हो गई। देखिए हेड हर दफ़ा अवेलेबल नहीं हो सकता, उसकी क्लास हो सकती है, उसकी मसरूफियत हो सकती है, तो उसकी जगह पे आपको अपना कम से कम एक डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर ज़रूर रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी मुश्किलात होगी। हमने तो ये किया हुआ है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट्स। मेरे डिपार्टमेंट में 4 सर्कल पूरे हो गए हैं, तो अब हम फर्स्ट ईयर से एक टीचर को दे, मतलब मुझे मिल जाता है कि जी ये 20-24 वाला सेशन मेरे पास है, उसके बाद 21-25 वाला सेशन दूसरे के, तो वो पूरा सेशन लेके वो टीचर चल रहे होते हैं। 4 हमने अपने डिपार्टमेंट के लगाए हुए हैं। क्योंकि देखिए मैं सिंपल बातों में आपको ये बता सकूँ, ये एक सेमेस्टर प्रोग्राम है, चाहे एडीपी हो चाहे बीएस हो। गौर से सुनिएगा, ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। अगर आपका लाइजन नहीं डेवलप होगा, आपके स्टूडेंट्स के साथ करीबी ताल्लुक नहीं बनेगा, तो आप उनसे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ले सकेंगे। और उसकी क्या वजह होगी ये मैं अभी आपको आगे चल के बताने लगा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड मेरी यही है। अब सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स कौन है? पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अगर हम इनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, इनको प्रॉपर एजुकेट नहीं करेंगे, क्यों एजुकेट करने की जरूरत है? देखिए इंटरमीडिएट से जो बच्चा आ रहा होता है उसको बीएस के या एडीपी के प्रोग्राम के सेमेस्टर का जो हिस्सा है, उसको इसकी कंडीशनैलिटीज का पता ही नहीं होता कि जनाब मैंने क्या करना है। और अगर आप उनको बुनियादी चीजों से आश्कार ना करें तो फिर होता क्या है, पहले और दूसरे में तो टोकरे भर के बच्चे फेल होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, इसके लिए मैं आपको अगली स्लाइड दिखाऊंगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मार्केट फोर्सेस। ये हमने बार बार बीएस में भी बात की है, हमने बात इसमें भी की है अपने एडीपी प्रोग्राम में भी जी, के मार्केट ओरिएंटेड। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हमने इत्तेफाक से, यानी मेरे कॉलेज में, एमए कॉलेज में 2 कॉन्वोकेशन हमने कर लिए हैं, और मेरे ख्याल में शायद ही वाहिद कॉलेज है जिसके 2 कॉन्वोकेशन हो गए हैं जो बीएस के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है। 17 में किया और दूसरा हमने 22 में किया है। इन दोनों में जो बच्चों का डाटा हमने उनसे बाद में लिया है, 80-90% बच्चे और बच्चियां बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब पे थी, बैंक्स के अंदर, बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर। हाँ, उनमें 10-15% ऐसी हमारी बच्चियां हैं जो शादीशुदा होने के बाद वो सारा कुछ छोड़ के चली गई।
तो ये जो हमारा 2022 का भी हुआ है, इसमें भी हमने एक थोड़ा सा डाटा, एक सैंपल सर्वे किया, तो हमें ये पता चला जी कि मोर देन 90% आर ऑन द जॉब्स। हालांकि इस वक्त कोविड की वजह से आपको पता है कि क्या सूरत हाल है ओवरऑल। तो इसका मतलब ये है कि हमें मार्केट फोर्सेस से कनेक्ट होना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, हम नहीं काम कर रहे। अब मैंने वो जो बात आपको कही थी कि जी इंटरमीडिएट का क्या फ़र्क है बीएस के साथ, मैं अब आपको उस पर लेके आ रहा हूँ। मेरे कॉलेज में जी एक तरीकाकार है, जब हम बच्चों को अपने में दाखिल करते हैं बीएस प्रोग्राम में या एडीपी प्रोग्राम में, तो हम उनकी एक ओरिएंटेशन करते हैं। हम ये नहीं करते उनको बुला के उनके हाथों में हमने वो दे दिए, वो क्या होते हैं टाइम टेबल, उनको कमरा बता दिए जी वहाँ जाके आप अपने हेड से जाके मिल लें। हम पूरी एक ओरिएंटेशन करते हैं जो 45 टू 50 मिनट्स की होती है। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है। वहाँ मेरे प्रिंसिपल, मेरा रजिस्ट्रार, मेरे कंट्रोलर सारे मौजूद होते हैं और हेड्स भी मौजूद होते हैं, ये कोऑर्डिनेटर मौजूद होते हैं उन डिपार्टमेंट के। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको ये फ़र्क बताते हैं कि जनाब आप इंटर से आए हैं, 40 टू 50 मिनट का पीरियड था, अब ये चेंज हो गया। क्रेडिट आर आपका 1 घंटे का होगा और नॉर्मली 32, 48 या 60 क्रेडिट आर के हमारे नॉर्मली थियरी के पेपर होते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक फ़र्क बताता चलूँ, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो साइंसिस के हैं। जो आपका 1 क्रेडिट आवर है किसका, प्रैक्टिकल का, वो दैट इज इक्वल टू 3 क्रेडिट आवर्स। ये आप जेन में रख लें कि 1 क्रेडिट आवर का मतलब 1 क्रेडिट आवर 1 घंटा नहीं है, वहाँ पे 3 घंटे। मसलन बॉटनी, बायोलॉजी और बाकी फिजिक्स और ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर बाज़ दफ़ा आपको 1.5 से 2 घंटे, बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा आपको टाइम लग जाता है किसी प्रैक्टिकल को अपनी एंड सूरत हाल पे लेके जाने में। तो ये है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि इंटर के बच्चों की कैजुअल अप्रोच है, वो आते ही नहीं है कॉलेजेस में, हम थक जाते हैं उनको लेटर लिख लिख के, उनके घरों में टेलीफोन कर करके। चले, इंटर में तो जो होता है वो हो रहा है और वो हमारे लिए तकलीफ का बायस है। लेकिन ये जो बीएस का प्रोग्राम है, अगर आपकी उसमें 90% अटेंडेंस नहीं है तो जनाब आपके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। एडीपी हो या बीएस का प्रोग्राम, सेमेस्टर प्रोग्राम में 90% अटेंडेंस के बगैर काम नहीं चलेगा। अब इसका मैं नीचे आपको कुछ बातें करूंगा जिससे आपको पता चलेगा मैं ये क्या कह रहा हूँ। वी बिगिन विद द सेम, जहाँ से हमने शुरू किया जी, ख़त्म किया था अपना। ये मैंने आपको बताया था कि बीएस के अंदर 90% से ज़्यादा अटेंडेंस चाहिए होगी। अब आप ये तीसरी लाइन में देखें, लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट का जो बच्चा है 2 साल के अंदर वो 1100 नंबर के पेपर देता है। जब आप यहाँ पे उसको ले आते हैं बीएस प्रोग्राम के अंदर, तो उसने 1 साल में 2 सेमेस्टर के अंदर 1100 से 1200 नंबरों के पेपर देने होते हैं। एक तो ये टेलिंग डिफरेंस है। अगर वो रोज़ की रोज़ तैयारी नहीं करेगा और यू बीइंग द टीचर अगर आप उनको गाइड नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। उसके बाद मैं आ रहा हूँ कि फ़र्क क्या है कि इंटरमीडिएट के अंदर आपको 33 नंबरों वाला पास मिल जाएगा, वेयरएज़ जब आप बीएस प्रोग्राम के अंदर आएंगे आपको 50 नंबरों वाला पास मिलेगा। तो ये भी 17 नंबर का एक डिफरेंस है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये है कि चॉइस इन द पेपर्स। इंटरमीडिएट तक आपको 30-35% की एक चॉइस आपको मिल जाती है, वेयर एज इसके अंदर बीएस प्रोग्राम या एडीपी प्रोग्राम के अंदर आपको जो फाइनल एग्जाम है उसमें आपको कोई चॉइस नहीं होती, इवन मिड मिड के अंदर कोई चॉइस नहीं होती। अब आप जरा सोचें कि एक बच्चा आपकी क्लास के अंदर जो उसको आप पढ़ा रहे हैं 48 क्रेडिट आवर में, और वो एक यूनिवर्सिटी कहती है कि 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। फर्ज करें वो बच्चा जो है 10 या 12 दिन क्लास में नहीं आता या 14 दिन क्लास में नहीं आता। अब उस फॉल कर रहा है कि वो अपनी कंडीशन को मीट कर रहा है और उसका दाखला जा रहा है। अगर फाइनल एग्जाम के अंदर जो, जैसे कि हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में 60 नंबरों का पेपर होता है, अगर वो उस बच्चे को सारे सवाल ऐसे आ जाते हैं, ये मोस्टली सवाल, ये 50% का पेपर ऐसा आ जाता है जो उसके लिए अनफोर्सीन है, यानी उसने उसको पढ़ा ही नहीं है। अनफोर्सीन का मतलब ये नहीं है कि उसने यानी कोई नई चीज आ गई है, मतलब ये है कि उसने उसको अपनी क्लासों में देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, वो क्लासों में रेगुलर था ही नहीं जिन दिनों में वो टॉपिक डिस्कस हुए। तो फिर ये बताएं कि उसका रिजल्ट इवेंचुअली क्या होगा। उसका एक ही रिजल्ट होगा कि जो आपकी पीईआर के अंदर या एसीआर के अंदर आपके जाके इनकॉर्पोरेट होगा, रिजल्ट आपका ख़राब करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ तो ओरिएंटेशन हो गई। अब अगर आप इसको नहीं कर पा रहे, आपका कॉलेज नहीं कर पा रहा, तो उनको पहले तो इनको बताएं कि ये करना चाहिए। दूसरा ये है कि आप बेसिक टीचर जो आप पहली क्लास लेते हैं अपने स्टूडेंट्स की, उनको आप ये टेलिंग डिफरेंस बताएं
कि जनाब ये डिफरेंस है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, और शुरू में ही अगर आपका जीपीए अच्छा होगा तो आगे भी आप अच्छा लेके चलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ जी पेपर इन इंग्लिश और उर्दू। अब फर्स्ट एक इंटर का स्टूडेंट है, वो फिलोसफी पढ़ रहा है, उसने उर्दू में लिख दी, हिस्ट्री पढ़ रहा उर्दू में लिख दी, सिविक्स पढ़ रहा उर्दू में लिख दी, उसने सोशियोलॉजी पढ़ी उर्दू में लिख दी, इस्लामियात उसने उर्दू में लिख दी। जब वो जाके बीएस के अंदर करेगा तो उसको सारा कुछ ही ये इंग्लिश में करना है। अब आइसिंग ऑन द केक ये है कि उसकी 1100 से 1200 नंबर के उसने इम्तिहान देने हैं, 50% उसका रिजल्ट है, चॉइस कोई नहीं है, और पेपर सारे इंग्लिश में हैं। अब दिस इज अ टेलिंग डिफरेंस। अगर आप ये बच्चे को नहीं बताएंगे तो वो अपना तो कैरियर खराब करेगा, साथ वो आपका भी जो है वो पीईआर आपकी खराब करेगा। तो बताने की बात यह है, पीईआर सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए हम सारे टीचर पैशनेट होते हैं, हम जाते हैं पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये भी जो चीज़ है ये इनको बावर कराना ज़रूरी है, क्योंकि वो स्टूडेंट बच्चे बच्चे ही होते हैं, तो उनको इतना डिफरेंस का नहीं पता होता, और पहले सेमेस्टर में ही अगर उनको ये रियलाइज ना करवाया जाए तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी। अब मैं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है ना, कि हम दो इनटेक नहीं लेते, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस एक ही इनटेक लेते हैं। हमारे दो सेमेस्टर ज़रूर होते हैं, एक फॉल होता है जो अमूमन सितंबर अक्टूबर में शुरू होता है, दूसरा हमारा स्प्रिंग है जो मार्च अप्रैल में शुरू होता है जी। और 16 हमारे वीक्स जो होते हैं वो सेमेस्टर के एक के होते हैं, चाहे एडीपी हो चाहे बीएस का हो। तो उसके बाद पढ़ाई के होते हैं, उसके बाद 17वां जो होता है उसमें हम मिड टर्म लेते हैं, और सेशन वगैरह जो होता है सिलसिला चलता रहता है। फिर एक वीक हमारा होता है प्रेप लीव का, आप समझ लें उसको। तो ये मैंने आपके लिए रखा कि ये आपके जहन में रहे। अब ये है कि एक कॉलेज में निज़ाम कैसे चलता है। तो एक कॉलेज का निज़ाम ऐसे ही चलता है जी, उसमें प्रिंसिपल साहब मौजूद होते हैं, डिपार्टमेंट्स होती हैं, रजिस्ट्रार होता है, कंट्रोलर होता है, स्टूडेंट होते हैं, और उस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर होता है। अब अगर सेमेस्टर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की तरफ जाएं, जिनको मैंने आपको पहले दिखाया था, तो अब आप यहाँ पे बड़ा क्लियरली इसको देखेंगे कि वो सेमेस्टर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी क्या है। देखिए इसमें प्रिंसिपल होगा, तमाम डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे, रजिस्ट्रार होगा, कंट्रोलर होगा। तो इनका होना उस इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में बहुत ज़रूरी है। अब ये करती क्या है या होना, इसने करना क्या होता है? इसने करना ये है जी, भी किसी भी सेमेस्टर के स्टार्ट से पहले ये अपनी मीटिंग करते हैं। उसमें होता क्या है, टाइम टेबल की बात होती है, उसके फाइनलाइजेशन की, फिर उसकी आगे वाली पॉलिसी ये होती है कि कोई नया सिलेबस आया तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, या आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको कोई नया रूल्स रेगुलेशन दे दिए हैं तो आप उनको तब सबको शुरू में बताएं, बजाय ये कि इम्तिहान के करीब जाके बताएं जी कि ये रूल आ गया है, अब आप क्या करेंगे। तो ये सेमेस्टर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का काम है कि इसकी पीरियोडिकल मीटिंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर और स्टार्ट होने के फौरन बाद होना चाहिए। अब अगली कमेटी है एग्जामिनेशन कमेटी। इसको चेयर कोई भी कर सकता है, प्रिंसिपल साहब हो या वाइस प्रिंसिपल अगर आपने को लगाए हुए हैं तो उनमें से कोई इसको चेयर कर सकता है। तो उसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए मिड सेमेस्टर मिड मिड जो टर्म एग्ज़ाम है ये बड़ा अहम है बीएस प्रोग्राम के अंदर। आपको इसका मिड टर्म का भी और सेशन का भी आपको रिकॉर्ड और डाटा रखना पड़ता है अपने पास। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट में हमें पता है कि वो क्या करते हैं, वो स्किप कर देते हैं पेपर को, उसके बाद दाखिला हमारे इदारे जो हैं वो भेज देते हैं। तो बीएस के अंदर तो ये हो नहीं सकता ना कि आपका इंटरनल अगर ग्रेड नहीं जाएगा, या आपके वो 40 में से आपका, जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी में तो उनका 40 इंटरनल मार्क्स, अगर वो नहीं जाएंगे तो एक्सटर्नल साथ शामिल नहीं होंगे, तो 60 में से अगर बच्चा 50 तो ले नहीं सकता, या अगर ले भी ले तो चलो वहाँ पास हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा चांसेस है वो नहीं लेगा तो फिर उसका फेल होना ज़रूरी है। लिहाजा उसका मिड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ये होते हैं कि जैसे अभी पिछले 2 सालों में हमने देखा है, कुदरती आफात में एक कोविड था, और डेंगू भी हमारे साथ है, उसके साथ कोई बच्चा भी बीमार हो सकता है, उसको कोई टाइफाइड हो जाए, खुदा न खास्ता कान हो जाए, या कोई एक्सीडेंट छोटा मोटा हो जाए उन दिनों में जब उसका एग्ज़ाम है। तो इसके लिए हमने बाकायदा एक कमेटी बनाई हुई है, और वो कमेटी एप्लीकेशन लेने के बाद उसके ऊपर काम करती है। इसका मकसद ये होता है कि किसी का हक जो है वो ना मारा जाए, और अगर वो जेन्युइन केस है तो उसको ज़रूर मौका दिया जाए रीसिट में। अदरवाइज ये तमाशा बन जाएगा
कि आपके पास 4 साढ़े 4 माह का मिड टर्म है और आप सारे में आप फिर ये एग्जाम भी लेते रहेंगे, तो ये तो निज़ाम ख़त्म नहीं होगा कभी भी। अब ये क्यूईसी है, हर यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अपने कॉलेज के अंदर क्यूईसी करें। क्यूईसी का होना बहुत ज़रूरी है, कॉलेजेस के अंदर इसका फोकल पर्सन होना चाहिए। इसके बहुत सारे मॉड्यूल हैं जी जिन्हें हमको पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी को सेटिस्फाई करना होता है, लेकिन कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ क्यूईसी का ये काम है कि वो देखे कि क्लास पूरी हो रही है, 1 घंटे का लेक्चर हो रहा है, टीचर क्लास के अंदर है, अगर नहीं है तो उसकी प्लेसमेंट है, और फिर स्टूडेंट की अटेंडेंस क्या है। अगर आपने क्वालिटी को इन्हांस करना है तो आप टीचर को क्लासों में नहीं लेके जाएंगे पूरे टाइम के लिए, और स्टूडेंट को आप नहीं क्लासों में लेके आएंगे 48 या 32 क्रेडिट आवर के अंदर, तो फिर आप क्या क्वालिटी तो नीचे जानी जानी है। कम से कम ये पैरामीटर तो किसी भी कॉलेज को इसका मीट करना चाहिए। नेक्स्ट इज, मैं अब आपको दे रहा हूँ जी, थीसिस अप्रूवल कमेटी होती है या सनॉप्सिस की। हमारे यहाँ ये है जी, हम हेड को इंचार्ज कर देते हैं, वो अपनी डिपार्टमेंट में एक पूरी कार्रवाई करते हैं। वो वहाँ पे बैठ के जो जिन टीचर्स को उन्होंने दी होती है, जो इंटरनल सुपरवाइज़र होते हैं थीसिस के, वो बच्चों के साथ मिलकर अपना एक सिनॉप्सिस बनाते हैं। इस तरह हमारा आईटी डिपार्टमेंट में भी होता है, वो ग्रुप्स के अंदर उनका प्रोजेक्ट होता है जिसको एक उसका नाम दिया गया है, वो मेरे जेब में इस वक्त नहीं आ रहा। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे दिया जाता है, तो ये अप्रूवल पहले उनके डिपार्टमेंट देता है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी कहती है जी कि प्रिंसिपल उस कमेटी को चेयर करे जहाँ पे फाइनल हो, और एक सीनियर फैकल्टी मेंबर जो है उसको उसके ऊपर उसको वेट करे। फिर ये हमारे सनॉप्सिस आगे जाते हैं, क्योंकि देखिए एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके अलावा तो फिर ये तमाशा हो जाएगा, ये बीएस का प्रोग्राम नहीं रहेगा या एडीपी का प्रोग्राम नहीं रहेगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ जी कि एक टर्शरी एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर जो बीएस या एडीपी है, खास तौर पे बीएस का, इसका फ़र्क क्या पड़ा है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे ज़रा गौर से सुनिएगा वो क्या है। देखिए जी, एक नया निज़ाम एजुकेशन सिस्टम ने इंट्रोड्यूस करवाया, और शुरू शुरू में जब 2010 में मेरे कॉलेज में भी आया तो लोगों को समझ ही नहीं आती थी, क्रेडिट आर का ही नहीं समझ आता था। अब ये टीचर्स भी इसको समझना शुरू हो गए हैं, और इसके बाद स्टूडेंट्स भी इसको एक्सेप्टेबिलिटी है उनके अंदर। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ, सेम एजुकेशन सिलेबस जो है विद लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर। देखिए मेरे कॉलेज में 2600 से लेकर मेरे ख्याल में 3200 के करीब फीस है एक साल की मॉर्निंग के अंदर, बीएस एक पूरे साल की। अब आप मुझे बताएं कि किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में चले जाए, प्राइवेट सेक्टर तो आप छोड़ ही देना, तो वहाँ पे एक सेमेस्टर की फीस का स्ट्रक्चर जो है वो मेरे ख्याल में 40,000 से लेकर 5 लाख के दरमियान है, शायद इससे भी ज़्यादा है। तकरीबन सिलेबस सबके मिलते जुलते हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है वही हम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट में फास्ट में इस तरह से जो इर्द गिर्द हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर यही सिस्टम जो है ये पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस है सिलेबस के अंदर। इसके बाद ये है एक्सेप्टेबिलिटी इन मासेस एज ए पोटेंट फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन प्रोग्राम। मैंने आपको बताया कि मेरे 2 कॉन्वोकेशन हुए हैं, और हमें इससे ज़्यादा हमें उसका ऑथेंटिक रिपोर्ट मिल नहीं सकती जब बच्चे कहते हैं जी कि वी आर ऑन अ रिस्पेक्टेबल जॉब, और इस डिग्री को एक्सेप्ट किया जा रहा है मार्केट के अंदर। तो फिर ये है, इसका मतलब है ये सिस्टम को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। मोर अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट गेटिंग एजुकेशन डाइवर्सिफाई फील्ड। बस हमारे कॉलेज में ही पिछले साल में हमने बायोटेक्नोलॉजी की एक फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई है जी। इस तरह से बहुत सारी और फील्ड आ रही है, न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स, और भी बहुत सी फील्ड्स हैं जो हमारे कॉलेजेस को कर सकते हैं स्टाफ वहाँ पे इंक्रीज करके और कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद। तो इससे डाइवर्सिफाई फील्ड मिलेंगी जिससे मार्केट ओरिएंटेड उनको जॉब्स में जाने का चांस होगा। सेल्फ फाइनेंस इवनिंग शिफ्ट, मसलन कॉलेजेस के अंदर वो इवनिंग शिफ्ट में क्या है जी, अगर वो बच्चे सुबह को नहीं आ सकते तो शाम के टाइम आते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जी 15,000 से लेकर 20,000 के दरमियान फीस लीजिए। 15 से 20,000 तो किसी यूनिवर्सिटी का, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की फीस नहीं है, इससे ज़्यादा फीस है। तो ये एफिलिएट कॉलेज तो हुकूमत पंजाब तो बड़े सब्सिडाइज तरीके से बच्चों को पढ़ा रही है, तो ये भी अफोर्डेबल है। उसके बाद यह है कंटिन्यूड अपवर्ड सर्ज इन मेरिट। मैं एक सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की आईटी की बात करता हूँ। जब शुरू किया तो ये 650, 660, 665, 670 हमारा मेरिट था। अब वो हमारा मेरिट जो है वो 880 से ऊपर चला गया। तो अब आप ये देखें ना कि ये 220 नंबर का फर्क कैसे पड़ गया है। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, मार्केट में इसकी ज़रूरत है। हमारे बच्चे जो मार्केट में जा रहे हैं वो स्टार्टअप खुद कर रहे हैं, ये किसी किसी अच्छे जो सॉफ्टवेयर हाउस का वो हिस्सा बन रहे हैं।
BS ग्रेजुएट इक्विप विद बेटर स्किल्स, इसके अंदर डेफिनेटली स्किल ओरिएंटेड इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि ADP के प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर, ADP के भी अंदर भी बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं उसी तरह से, लेकिन इसके अंदर अभी और थोड़े से काम करने की ज़रूरत है। वो जो उनको आगे 5 to 8 डिग्री का सिलसिला मिल गया है, या जिसको आप कहते हैं पोस्ट ADP वाली जो डिग्रीज मिल रही हैं, उसमें भी उनकी कैपेसिटीज़ को इन्हांस किया जाता है। अब मैं आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो मैं देख रहा हूँ तकरीबन कोई 17-18 मिनट हैं और 10 मिनट में आपको देने हैं, तो मैं अब आपको लेके आ रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या हैं इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, ADP या BS के प्रोग्राम को। देखिए जी, अगर आपके कॉलेज में रजिस्ट्रार नहीं है तो फिर आपको दाखिला करने के लिए कमेटी बनानी पड़ेगी। अगर आपके कॉलेज में कोऑर्डिनेटर नहीं है तो फिर ये प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। और अगर अगर कंट्रोलर को अपना रोल नहीं पता तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि रोल्स को डिफाइन होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनका रोल्स क्या है। फिर उसके बाद जो बड़ी अहम चीज़ है, SOPs नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमें नहीं पता। आ, हमने शुरू में हमने भी टकरे मार के सीखा कि भाई इस सेमेस्टर के स्टार्ट होने से पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट होने के फौरन बाद क्या करना है, मिड से पहले हमें क्या करना है, मिड के बाद फौरन हमें क्या करना है। तो ये अगर आप टाइम लाइन डिफाइन नहीं करेंगे, SOPs नहीं बनाएंगे, चाहे कंट्रोलर हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे प्रिंसिपल हो, या जो भी इस निज़ाम को चला रहा है, उसके बगैर ये निज़ाम चल ही नहीं सकता। ये निज़ाम फेलियर की तरफ चला जाएगा। लैक ऑफ नेसेसरी इक्विपमेंट, ठीक है, आप कंट्रोलर को दे रहे हैं, अगर आप कंट्रोलर को कंप्यूटर नहीं देते, उसको कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं देते, तो मुझे बताएं कि वो डाटा बनाएगा कैसे, कंपाइल कैसे करेगा, कैसे उसको आगे यूनिवर्सिटी को सॉफ्ट कॉपी भेजेगा, ऑनलाइन कैसे ट्रांसमिट करेगा। तो ये भी चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से कोई भी ये असाइनमेंट ले रहा है, या आप कहीं पे बैठे हुए हैं और आप वहाँ पे जाके इस चीज़ की तरफ पुश करें कि जनाब अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ये निज़ाम चलेगा, अदरवाइज कमबाखतें आएंगी, मुश्किलात पैदा होंगी। इनएडिक्वेट रेगुलर टीचिंग स्टाफ टू टीच। अच्छा, अब इसमें भी कबाहत है। मेरे कॉलेज में बड़ी देर तक फिलॉसफी का हमें प्रॉब्लम आई, सोशियोलॉजी का कोई भी नहीं था, हमें CTI रखने पड़ते थे, फिर हमें एक की बजाय 2 मिल गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके प्रिंसिपल साहिबान और आप मिलके जहाँ पे आपका स्टाफ की कमी है इसको ज़रूर लिखें, HED को, डायरेक्टर साहब को यूज़ करें, DPA साहब को करें, और ये सारे को यूज़ करने के बाद अपनी खुद भी जाके, अगर लाहौर में है या किसी करीब के इलाके में है, तो डायरेक्टर साहिबान से जाके ज़रूर मिले ना, या अगर आपको लाहौर आना बनता है तो लाहौर आके जो आपके यहाँ पे HED में, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करें कि जनाब हमें आपने दिया हुआ सिस्टम, हमारे पास इसके टीचर पूरे नहीं है, मल्टीमीडिया फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल। अब मैं ये एक, आप कहेंगे जी आपने बड़ी ही एक्सैजुरेट, देखिए बात ये है कि मैंने जब ये मेरे कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने देखा क्या कि वो बॉटनी वाले बेचारे लिख रहे हैं, केमिस्ट्री वाले लिख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे जनाब वो करते हैं, ब्लैक करते हैं और फिर वो गायब सारा कुछ। अब मैंने अपने टीचर प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट की कि जनाब आपके पास साइंस पैकेज में बहुत पैसे पड़े हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है सर कि एक मेहरबानी करें, इनको हर एक डिपार्टमेंट को एक एक मल्टीमीडिया लेके दे दें। जी इवेंचुअली ये हुआ, पहले 5-6 डिपार्टमेंट को मिला, फिर 10 डिपार्टमेंट को मिला, अब 2-3 डिपार्टमेंट हमारे रह गए हैं, उनको भी इंशाल्लाह ताला इसी साल के अंदर ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो मकसद ये है कि ये कैपेसिटी बिल्ड की जाए टीचर के अंदर। जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं बार बार जाके व्हाइट बोर्ड को साफ करूँ, उसको डायग्राम्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसके जरिए तो ये वहां पे पैसे हैं, उनको कॉलेजेस के अंदर मौजूद हैं, वो जाके जरा थोड़ा सा उसको टटोलें कि क्या काम हो रहा है, और थोड़ा सा हौसले दें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो ये काम करे। उसके बाद क्या है जी, लिमिटेड और वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट डेडिकेटेड इंटरनेट फैसिलिटी। ये तो मुझे साइंस कॉलेज का पता, लाहौर में मेरे दोस्त हैं, उनके प्रिंसिपल जो है, तो उन्होंने वहाँ पे इसको बड़ा अच्छा किया हुआ है। तो हमारे कॉलेज में भी इससे पहले मौजूद था 2018 तक, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्टेन रीजन इसको ख़त्म कर दिया गया। अब मैं आ रहा हूँ जी कि बहुत ज़रूरी है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का होना, टीचर्स की अटेंडेंस भी इसी तरीके से मॉनिटर होनी चाहिए, और स्टूडेंट का जो पूरा डाटा रिकॉर्ड है कि वो किस में फेल है, किस में उनकी जो है वो सप्ली आ गई है, ड्रॉप आउट वो हो सकते हैं, क्या उनका होगा, उनकी CGPA डिटेल, ये सारा कुछ सिर्फ सॉफ्टवेयर के ही मरहूने मिन्नत हो सकता है अगर ये बनाए जाएं। तो इसके ऊपर हमने भी काम किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला बाकी भी इदारे काम करेंगे। मैं सिर्फ 4-5 मिनट आपके और लूँगा, या 3-4 मिनट। ये एकेडमिक चैलेंजेस क्या हैं हमें कॉलेज के अंदर, ज़रा गौर से देखिएगा।
कोर्स फाइल्स आर पार्शली मेंटेन्ड बाय द टीचर्स, बल्कि हमारे कॉलेज के अंदर टीचर्स ने ये बनाई ही नहीं होती। हालांकि हर टीचर को अपनी फाइल बनानी चाहिए। रखना क्या है, जो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ाया, मसलन मैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ, मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ा कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। मैंने काफ़ी देर बाद पढ़ाया था, मैंने जाके रिसर्च की, काम किया, उसके बाद मैंने उसकी अपनी एक डाटा सारा इकट्ठा कर लिया, सॉफ्ट कॉपी के अंदर, हार्ड कॉपी के अंदर। मैंने अपने बच्चों को सॉफ्ट कॉपी भी मुंतकिल कर दी, हार्ड कॉपी की सूरत में उनको कहा फोटो कॉपीज करवा लें। अभी डाटा मैंने अपने घर में एक फाइल के अंदर रखा हुआ, अब मैं उनका मिड लूंगा, उनका सेशन लेगा, सारा डाटा उनका जो मिड और सेशन और क्विज जो भी है वो सारा मेरे पास मौजूद होगा। अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे, आपको फ्यूचरिस्टिक, आपको बड़ा हेल्प होगी। आप किसी भी जाके पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में इवनिंग को अगर पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कोर्स फाइल के बगैर आपसे काम नहीं होता। वो आपसे आपको वो आपके रिमनरेशन आपको नहीं पे करते, तो ये आपको पता ही है। तो कॉलेजेस के अंदर हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। लिमिटेड और वर्चुअली क्या हुई सी तभी चल सकती है कि अगर ये हर टीचर अपनी फाइल जो है वो मेंटेन करे, और ये यंग लॉट को तो जरूर इस चीज को समझना चाहिए। लिमिटेड और वर्चुअली नो इनपुट ऑफ कॉलेज टीचर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलेबस। अब यूनिवर्सिटीज की जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, उनमें कुछ कॉलेज मेंबर होते हैं, कुछ नहीं होते। अच्छा, जो मेंबर होते हैं वो आप मेरे जूनियर दोस्त हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर होते हैं हम जैसे। वो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी से हैं, तो वो फिर क्या होता है कि वहाँ पर उन्होंने एमफिल या पीएचडी में दाखिला लिया होता है, उनमें से कोई उसको उस्ताद होता है, वो अपने कॉलेज के मफादात को वहाँ पे डिफेंड ही नहीं कर पाते। मसलन मैं अपने यूनिवर्सिटी में गया और फिर मैंने वहाँ पे जाके एक मीटिंग के अंदर, जो आई वाज नॉट द मेंबर ऑफ दैट मीटिंग, एक वहाँ पे फंक्शन था, मैंने वहाँ पे मुझे माइक मिल गया, तो मैंने उनको कहा जी आप ज्यादती कर रहे हैं। आपने हमारे पास दूसरे और दूसरे में आपने मैथ रखा हुआ, तीसरे में आपने कैलकुलस रख दी है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा बच्चा पॉलिटिकल साइंस में जो आया वो दूसरे तीसरे में मैथ पढ़ के ही उड़ जाए, और टोकरे भर के मेरे बच्चे फेल हो रहे हैं। ये क्यों आपने ये किया हुआ है? इवन उर्दू के अंदर उन्होंने मैथ रखा हुआ। तो मैं वहां पे जाके शोर मचा के आया, और अब ये काफी हद तक इसमें चेंजेस आई है, चेंजेस वो कर रहे हैं, लेकिन शोर मचाना पड़ता है, अपना हक मांगना पड़ता है। बोर्ड ऑफ स्टडीज में जाकर उनकी जी हजूरी नहीं करनी, आप अपने पॉइंट्स को लेके जाएं, या अगर आपके हेड जा रहे हैं तो खुदा के लिए उनको लिख के दें कि जनाब ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सिलेबस में शॉर्ट कमिंग्स हैं, इसको आप दूर करें, अपडेट करें इसको। एक्सेस टू द प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप 4 साल कर पूरे कर बैठे हैं, वहाँ पे थीसिस को आपको प्लेजरिज्म में जाना ये बड़ा है। टर्न के लिए हमने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। उसके बाद मैं आ रहा हूँ जी, इंप्रूवमेंट इन लेबोरेटरीज एंड कंप्यूटर लैब्स, ये हमें करनी ही पड़ेंगी। 5वें सेमेस्टर में जाने के लिए हमें जरूर करनी पड़ेगी। मेरे कॉलेज के अंदर मैस कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पे लैब नहीं थी पहले 3-4 साल। कमेटी आई, उन्होंने कहा जनाब आपने 4 साल हो गए, आपने वहां पे लैब भी बनाई। तो अब उस लैब के अंदर हमने कोई वो यूटेंसिल्स तो नहीं रखने थे, वहाँ कंप्यूटर आने थे, वहाँ कैमरा आना था, चीजें, हर चीज का अपना एक उसका इक्विपमेंट ऑपरेटर्स है, उसके अंदर कोई और चीजें आनी थी, उसका कोई एक डार्क रूम बनना था, पता नहीं क्या क्या। वो सारा मेरे कॉलेज ने एक फेज प्रोग्राम में सारा कुछ जाके किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनिशिएटिव लेंगे, 1 साल में नहीं 2-3 सालों में मिलके हुकूमत से फंड मांगे, आप खुद अपना, आपके प्रिंसिपल जाए वहां पे जाके रिक्वेस्ट करें कि जनाब इस फिजिकल ईयर में हमें ये इतनी ग्रांट दे दें, इस सिलसिले में दे दें। अब लिमिटेड फंड्स फॉर परचेज ऑफ बुक्स, ये नहीं होते जी। एक दफा एक प्रिंसिपल ने मुझे 1.25 लाख रुपया दे दिया कि बट साहब ये 10 डिसिप्लिन में 1.25 लाख बांट दे। मैंने कहा जी वो मैथमेटिक्स वाले आए हैं, वो कहते हैं जी हमारी 18 से 22 हज़ार के दरमियान की किताब है, हमें पता नहीं उसका एग्जैक्ट रेट क्या है, वो डॉलर्स में है, तो मैं उनको क्या दूं? तो प्रिंसिपल साहब हंसना शुरू हो गए। बहरहाल हमने ये किया कि मैंने तमाम जो मेरी यंग लॉट थी उस वक्त थी अवेलेबल, मैंने उनको कहा जी कि आप मुझे अपना पीडीएफ के अंदर आपके पास जो भी बुक्स हैं वो मुझे दे दे। फिर मैं प्रिंसिपल साहब के पास गया, मैंने कहा जी आप एक कमेटी बनाएं, हम इनकी 5-5 कापियां यहाँ पे खुद करवा के तो हम इनकी रख देते हैं लाइब्रेरी के अंदर, ताकि हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे इस्तेफादा। तो आउट ऑफ द बॉक्स कोई नई चीजें लेके आए, नहीं है हमारे पास बुक। अब तो ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स और सारा कुछ अवेलेबल है, बच्चों के पास बहुत एक्सेसिबिलिटी है। मेरे कॉलेज के अंदर 30,000 के करीब किताबें हैं, और कोहा का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर उनके टाइटल, उनका वो सारा कि ये किस किस की किताब लिखी हुई है सारा वहाँ पे मौजूद है। अब मैं आपको सिर्फ 1 मिनट और, या मैं आपको अब लेके जाना चाहता हूँ एसेंशियल टूल्स क्या है। मॉडल क्लासरूम दे, मल्टीमीडिया फैसिलिटीज के साथ, लाइब्रेरी फैसिलिटीज को दे,
बुक्स जो हैं वो उनको करें, फिर PDF फॉर्मेट में बुक्स को लाएं और बच्चों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दें अगर किताब नहीं मिलती। लैब्स को वो करें। फिर उसके बाद क्या है, पुअर स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई फंड जरूर क्रिएट करें अपने कॉलेज में, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। फिर प्रोविजन ऑफ फोटोकॉपियर, ये कॉलेज की प्रेमिसेस के अंदर आपको ये फोटोकॉपियर, खासतौर पे गर्ल्स कॉलेजेस के अंदर, बॉयज़ के अंदर भी आपको कॉलेज के अंदर ये फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब मैं आपको एक चीज़ और रह गई, ये भी एक एसेंशियल टूल है। देखिए, डेवलपिंग रूब्रिक्स टू एवेलुएट द स्टूडेंट असाइनमेंट, ताकि किसी भी स्टूडेंट की हार्ट बर्निंग ना हो। रूब्रिक्स क्या होते हैं? मसलन मैंने असाइनमेंट देनी हो तो मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि जी अगर आप टाइम पे लेके आएंगे तो आपका 1 नंबर हो गया, टाइम से पहले जमा करवा देंगे। फिर आपने अगर पहला कंटेंट वाला पेज लगाया हुआ है, उसके ऊपर आपने यानी टाइटल उसका दिया हुआ है, किसको दे रहे हैं, सारा कुछ दिया हुआ, फिर कंटेंट वाला पेज है, 1 नंबर आपका हो गया। अगर आपने 7 नंबर दे दिया कि असाइनमेंट के अंदर कि आपने क्या किया हुआ है, आपने मेरे उस तरतीब के मुताबिक जैसे मैंने डिमांड किया आपने मुझे प्रेजेंटेशन दे दी है, और फिर आपने रेफरेंस दिया हुआ एंड पे जाके को 3-4 किताबों का, तो फिर मैं आपको 10 में से पूरा एवेल्युएट करूंगा। अगर आप ये रूब्रिक्स बनाएंगे किसी चीज को भी एवेल्युएट करने के लिए, तो आपके वहां पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो कभी भी नहीं होगी, स्टूडेंट के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं होगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको रोक रहा हूँ। अब मैं आपके पास जा रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फैसिलिटेटर साहब, नबील भाई, आप ऐसे करें कि जिन लोगों के हाथ रेज्ड हैं आप उनको एक एक करके मौका दें ताकि वो मुझसे सवाल कर सकें। आई एम रेडी टू। हैंड रेज है, मैंने माइक अनम्यूट कर दी है। जी जी प्लीज, अब आपने माइक अनम्यूट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं जी, 1 बाय 1। पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करवा दीजिए प्लीज। गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मैं डॉक्टर तनवीर इखलाक बात कर रहा हूँ बेदिया रोड कॉलेज से। जी जी फरमाइए प्लीज। सर जैसे अभी आपने फरमाया कि हमें चाहिए कि हम प्रिंसिपल साहब से बात करें और फंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट से डिमांड करें। ये कॉलेजेस के अंदर भी पड़े होते हैं यार, सिर्फ सर वो गवर्नमेंट से वही डिमांड बताने करना। लगे। सर वही जी जी बताने लगे हैं, अभी कॉलेजेस में ये हालात हैं कि अभी रिसेंटली मेरी PhD कंप्लीट हुई, तो जी मैंने जी जो अपना क्वालिफिकेशन अलाउंस है ना, वो जी भी जी AG ऑफिस में गया हूँ पता करने। वो कहते जी। हैं कि आपके फंड माइनस में जा रहे हैं। आपके आप कॉलेज के? पहले जाएंगे, जी जी, आप पहले अच्छा ठीक। जाएंगे सेक्रेटेरिएट, जी वहां जी से अपना फंड अप्रूव करवाएं, और जी। उसके बाद फिर हम आपको ये फंड देने के लिए तैयार हैं। वो जो बड़ा हमारे सही। पे के फंड है वो नहीं देते, तो बाकी फंड अच्छा कैसे अच्छा। हम उनसे रीएलोकेट करवाएं या उसको रीअप्रोप्रिएट करवाएं। डॉक्टर साहब, ये आपका एक इंडिविजुअल मामला भी है, इसके लिए आप मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से अपडेट होना चाहिए कि आप एक PhD स्कॉलर हैं, और वो अपने उसको फिजिकल कैलेंडर में उसके जो हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, तो उसमें उनको पहले से देना चाहिए जी मेरे कॉलेज में एक बंदा 4 साल से काम कर रहा है, PhD स्कॉलर है, उसकी PhD मुकम्मल होने वाली है, तो आप इसका जो है यहाँ पे इसको एलोकेट करें। अब ये सर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम अब जी जी, नहीं। अब उसमें आप ये अपने इशू सब। चल रहा है कि हम 2 साल से जी। DDO पे चल रहे हैं, हमारे कॉलेज में प्रॉपर प्रिंसिपल ही अपॉइंट नहीं हुआ, 2 साल से ओहो। DDO पावर चल रही है। ओहो। अच्छा चलिए आप ठीक है। देखें ना कि जब वीडियो पावर चल रही है, वो को सिग्नेटरी एक चेंज होता है, दूसरा आता है, वो जी 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 फंड उधर के उधर। अभी एग्जामिनेशन के लिए भी हमें फंड लेने के लिए ना, वो जी जिसको जी। कहते हैं ना कि एक पंजाबी जुबान में कहते हैं कि तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं, यार हमने ये पेपर लेने हैं, इसकी ये हमें चीजें चाहिए, ये डिमांड है हमारी, इतने हमें जी जी। वो क्वेश्चन पेपर हमने प्रिंट नहीं, करने हैं, ये चाहिए फोटो। आपके वहाँ कंट्रोलर और कोऑर्डिनेटर कौन है? अभी फिलहाल जो है वो केमिस्ट्री के लेक्चरार हैं, उनको DDO पावर मिली हुई है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं वो अच्छा बेचारे भी AG ऑफिस के चक्कर, अच्छा ये नहीं मैं कह रहा कि वो नहीं करते, वो अच्छा भी AG ऑफिस के चक्कर लगा लगा अच्छा। के थक चुके ये हैं। कॉलेज खुले हुए कितनी देर हुई है? ये तकरीबन इसको आई थिंक 6 years हो गए हैं बने हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ जी, कहीं ज़रूर आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, कहीं शॉर्ट कमिंग्स हैं, और ये आपकी जो भी बातें आ रही हैं ये कम से कम हम जो आपके रिसोर्स पर्सन हैं इन चीज़ों को हम एटलीस्ट DPA साहब के ऑफिस तक हम ज़रूर इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी आपकी नेक्स्ट कोई दोस्त कोई जी कोई सवाल करना चाहता हो, प्लीज़ गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। मैं बात कर रहा हूँ सर, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पट्टोकी से सर। जी जी प्लीज़ गो अहेड प्लीज़।
बोलिए। सर आपने बताया था कि बीएस प्रोग्राम में सारे डिसिप्लिन की लैंग्वेज इंग्लिश होती है, जबकि हमें बताया गया कि जो पाकिस्तान स्टडी है उसमें बच्चे इंग्लिश उर्दू दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं और नहीं उसमें मैंने आपको सारे की इंग्लिश होती है। देखिए, ये सिर्फ दो पेपर हैं, एक उर्दू का, सॉरी, ये एक इस्लामियात का और एक पाकिस्तान स्टडीज का। ये बाइलिंगुअल है। अगर कोई इनको इंग्लिश में करना चाहे, इंग्लिश उर्दू में करना चाहे, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके तहत ये बाइलिंगुअल है, सिर्फ ये। और एक तर्जमातुल कुरान का पेपर या एथिक्स फॉर क्रिश्चियनिटी का पेपर, ये पेपर जो है ये आप उर्दू में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बताया। इसकी वजाहत मेरे हाल में आपको हो गई है। जी वो साथ जी उर्दू भी प्लीज। आती है, इसके साथ उर्दू भी क्वेश्चन पेपर में आती है। इसमें सर एक पेपर है मैस कम्युनिकेशन का, जी बीएस प्रो, वो जो इंग्लिश के डिसिप्लिन में है और भी एक दो डिसिप्लिन में है पेपर सर। उसमें जी सर जी पेपर में उर्दू इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, तो फिर बच्चे क्या इसमें कंफ्यूजन नहीं होता कि हमने उर्दू में अटेम्प्ट करना है इंग्लिश में करना है? वो दोनों लैंग्वेज में पेपर क्वेश्चन पेपर आता है। देखिए जी, ये बहुत गलत बात है। उर्दू में इंग्लिश में ये है ही सारा मोड जो इंग्लिश में है, वो उर्दू में थोड़ा सा उसको वजात करने के लिए दे देते होंगे। मैस जी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है, मैं उसका आपको हाल बता दूं, वो 7 हिस्सों जी में तकसीम हो गया है। अब मेरी बात पहले गौर अच्छा से सुनिएगा। अगर जी जी पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेट है, वो 7 हिस्सों में तकसीम हो गया है। मैं वहां पे अपना जाके अगर कोई साइनॉप्सिस जमा करवाना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं पता मैंने किसके पास जाना है। इसमें यूनिवर्सिटी का कसूर है, मानिए मेरी बात। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का कसूर नहीं जी है। जी जी यूनिवर्सिटियां भी कोई मुश्किलात खड़ी करती है हमारे लिए। तो हम्म, पेपर आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है, उर्दू में मेरा भाई कोई पेपर आपको अटेम्प्ट नहीं करना। यानी कि वो ये बच्चे आप जेब यही में समझे रखें। कि पाकिस्तान के लिए उर्दू दिया हुआ है लेकिन नहीं उर्दू में नहीं नहीं अटेम्प्ट नहीं कर। नहीं नहीं अच्छा नहीं अच्छा अच्छा, लेकिन बच्चे पेपर इसमें सर आपको कंफ्यूज इंग्लिश, हो जाते हैं ना, पेपर नहीं में नहीं करना है कि इंग्लिश कंफ्यूजन में आप करना है उनकी सर। दूर कर दें उनकी। सवाई जी पाकिस्तान प्लीज। स्टडी और इस्लामिक स्टडी और एथिक्स के अलावा पेपर सब मोड ऑफ नहीं, इंग्लिश है सर। तर्जमातुल कुरान और एथिक्स फॉर क्रिश्चियन, इसके भी पेपर आप बाइलिंगुअल दे सकते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब है बाइलिंगुअल। आप उसी पेपर में इंग्लिश उर्दू दोनों लिख सकते हैं, या इंग्लिश में सारा जी अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जी आप उर्दू में करें। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज जी सर। करिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 3 हैं, जी मैं जी बहुत जल्दी से पूछ लेता हूँ। सर, जी ये जी आपने बताया कि आपके कॉलेज में एडीपी प्रोग्राम जो है वो भी चल रहा है और उसके बाद वाला 2 साल का जो है वो भी। सर, ये पंजाब यूनिवर्सिटी से आप एनुअल सिस्टम में ले रहे हैं या सेमेस्टर में है? देखिए, हमारे पास ना पहले 2 साल में नहीं है, एडीपी नहीं है हमारे पास, पोस्ट एडीपी है, जिसको हम कहते हैं राइट। 5th to 8th डिग्री प्रोग्राम। ठीक है जी, वो जो है जी वो सर। सेमेस्टर में ही है। वो प्रोग्राम इस वक्त तक सेमेस्टर में चल रहा है, 5th to 8th डिग्री। जो रिप्लेसमेंट जी सर। एमए एमएससी है, जो सुबह का प्रोग्राम है ना, उस पर पंजाब यूनिवर्सिटी भी अभी तक कंफ्यूज है। कभी वो उसको कहते राइट। हैं जी इसको हमने एनुअल में चलाना है, कभी वो उसको कहते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट अपना फैसला खुद करने का मजाज है, क्योंकि उसमें राइट सर। एचईसी की एक पॉलिसी है। वो कहती है जी अगर आप इसको सेमेस्टर में लेके जाना चाहते हैं लेके जाएं। मैंने देखा है पंजाब यूनिवर्सिटी को इसमें प्रॉब्लम आई है कि उनको सेमेस्टर में इसको कंडक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो मेरे राइट ख्याल में इसको एनुअल पे ले गए हैं। लेकिन जो 5th to 8th डिग्री प्रोग्राम है, ये अभी तक सेमेस्टर पे है और ये एनुअल नहीं है। सर, ठीक है। सर, दूसरा सवाल ये कि जी 1 घंटे का लेक्चर होता है सर बीएस क्लासेस में। जी 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 तो सर, ये हमारे पास तो एक ट्रेंड है कि हम 50 मिनट का लेक्चर है हमारे टाइम टेबल में भी, लेकिन हम उसको काउंट 1 घंटा कर लेते हैं। क्या ये इस तरह करना ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, एथिकली भी गलत है और कानूनी तौर पे भी गलत है। तो सर, देखिए ये मैं तो आपको, हर जगह है, मतलब वो नहीं 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 यूनिवर्सिटी नहीं या एचईडी हमारा क्यों ना एक्शन ना नहीं नहीं ले? नहीं 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 नहीं, मेरे कॉलेज में 2010 से चल रहा है। मैं आपको बताऊं, जब सर 2010 में आया, हमें भी ये प्रॉब्लम आई कि ये 50 मिनट के साथ ये 1 घंटे का पीरियड कैसे लगाएं, जब फैकल्टी सारी सेम ही है। तो आप ये सर तो नहीं कर सकते बाइफरकेट करें। तो हमने उस वक्त के प्रिंसिपल साहब से मशावरत करके हमने ये किया कि पीरियड को हमने 45 का इंटर को कर दिया। उससे ये हुआ कि 3 घंटे के बाद तो हमें जाके वो कहीं जाके एक सेम स्पेस आ गई। आपको पता है कि बीच में एक पीरियड हुकूमत की तरफ से रखा हुआ डेंगी का। ये सर। तो डेंगी के आप अगर उसको 1.5 घंटे के बाद इस्तेमाल करें ना डेंगी के पीरियड को, तो आपके सर 2 घंटे के बाद सारा निज़ाम सीधा हो सकता है। ठीक है जी। ये हमने डेंगी वाला भी आपके पास होगा सर, हमारे पास तो अब इसका कोई डेंगी का कोई लेक्चर नहीं है सर। 6 है, कंसेक्टिव लेक्चर मॉर्निंग में होते हैं। हाँ डेंगी अच्छा, का कोई पीरियड नहीं है सर। ठीक है। तो सर डेंगी का चलो पीरियड, समझ आ अच्छा गई सर। अब इसके बाद सर क्वेश्चन ये था कि आपने सर जी पॉलिसी की बात
जहाँ पर BS प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पे लाइब्रेरी की ज़रूरत है और स्टाफ की है और इसके बिल्डिंग जो है उसकी है। जी तो सर बिल्कुल। हमारे पास BS की अप्रूवल के लिए जो टीम आती है, तो जी सर अगर आप सर ये ग्राउंड रियलिटी है कि एक खाना भी उसमें एक सर अच्छा खाना जो है, वो भी सर आप शर्त ऐड कर लें तो मेरे ख्याल में फिर बात ठीक होगी। तो सर नहीं होता ये है कि नहीं 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 अब सर प्रोफेसर आगे साहब। क्वेश्चन सर अच्छा थोड़ा-सा मुझे जी आगे सर थोड़ा-सा आगे जी बढ़ने दीजिए। जी 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 सर बोलिए प्लीज। आपने बताया कि वहाँ पर एक PhD का डॉक्टर का होना ज़रूरी है या 2 जी MPhil हों। सर जी ऐसे ही कहा है? मुझे उस वक़्त थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था सुनने में। नहीं 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 बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा है कि ये HED का क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट वहाँ पे एक PhD या वहाँ पे 2 MPhil हो। अगर PhD सर नहीं मेरे तो 2 कॉलेज MPhil में हो। शुरू हुआ BS तो सर वहाँ पर कोई भी उस वक़्त डिपार्टमेंट में MPhil बंदा नहीं था। ठीक है 4 मैं लोग समझ हैं, गया बात। चारों मतलब MA हैं, कोई MPhil नहीं है। तो ठीक है सर अब एक दूसरा कॉलेज मैं है जिसमें मैं सर दूसरे कॉलेज की आपको बात बता दूँ कि वहाँ जी पर जी डिपार्टमेंट में सर एक बंदा है जो PhD है और वही जी एक बंदा है उस डिपार्टमेंट का और उसका कोई फैकल्टी मेंबर वहाँ पर और है ही नहीं, जी जी परमानेंट जी जो जी है। जी तो जी वो सर हायर करते हैं लोगों को और जो हायर करते हैं उनका आना-जाना लगा रहता है। मैं एक क्लास में गया तो उन्होंने कहा कि भई हमारे 4 टीचर इस सेमेस्टर के दौरान चेंज हो चुके हैं। तो सर अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर देखें वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको हम कहाँ पर रखेंगे? बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं। अच्छा मैं पहले आपके खाने का जवाब दूं। देखिए सर मेरे कॉलेज में 2010 से है और मैं उस कॉलेज में 1988 से बैठा हुआ हूँ। सर मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने हमसे खाना मांगा हो, रिक्वेस्ट की हो या हमने उनको खाना दिया हो। सर आपका ये कॉलेज आज MA तक। जी मैं कॉलेज से बोल रहा हूँ, बड़ा क्लियर में बता रहा हूँ और ये सर होता नहीं है। ठीक है जी। अब अगर कोई मोहब्बत में कोई कॉलेज आपको वहां पे करता है, तो जिस टीम के साथ मैं गया था वहां पर उन्होंने कहा जी हमने जरूर करना है। तो मेरी टीम लीड जो थे उन्होंने कहा जी हमने खाना नहीं खाना। तो अगर कोई कॉलेज खुद कर लेता है तो फिर वो गलत बात है। मेरे कॉलेज में तो आज तक किसी डिपार्टमेंट ने किसी एफिलिएशन टीम ने कोई खाना नहीं खाया। नहीं सर और करना मेरा ख्याल चाहिए। मेरी बात सुनो सर होता ही है, होता ही सर है। सर जी जी सर प्लीज़ जी जी सर करना चाहिए लेकिन ये है जी कि वहाँ से मतलब अगर हमारी कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं तो जी। उनको उनको मतलब ये है कि नहीं उस गैप को ब्रिज खाना करने के लिए खाना हो तो खाना अच्छी खिला के कवर जी, नहीं करनी चाहिए। जी, ये जी, गलत जी सर। बात है, ये गलत बात है, ये बात गलत है। अच्छा अब आपने कहा कि ये टीचर्स जो है, अच्छा देखो जी, देखिए आपका इसमें ग्रामी क्या है? सर इकबाल गोंदर अच्छा इकबाल साहब फिजिक्स ऐसा से। था जब ये मेरे कॉलेज में भी BS का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस वक्त मेरे कॉलेज में भी ये कंडीशन नहीं थी कि वहाँ पे 2 MPhil और एक PhD हो। मेरी बात आप सर, समझ रहे हैं? ठीक है। जी सर, एक तो इसका जवाब ये है। हाँ ये अब अगर आप कोई नया शुरू करना चाहते हैं, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। एक चीज आपको HED की तरफ से कर दी जाती है और वो इस चीज का एवेल्युएशन नहीं होती, तो ये जरूर उसमें थोड़ी सी एक जो है कह लें कि एक जो लकूना है वो मौजूद है। कई जगह पर 4 टीचर एक जगह के हैं और एक जगह पे PhD बैठा हुआ है और उनको 4 बंदे रखने पड़े हैं। ये किसी टाइम पे ना इकबाल साहब ये एक रैशनलाइजेशन ज़रूर होगी और उस रैशनलाइजेशन में फिर काफ़ी सारे लोग इससे इफ़ेक्ट भी होंगे। तो कि वर्कलोड क्या है और किसका कहाँ है, ये जब हमारे प्रिंसिपल साहिबान उस पर सबसे पहले डाटा सही तरीके से नहीं भेजते तो बहुत सारी कबाहतें इसकी वजह से पैदा होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं, मैं ये जो रिपैट्रिएशन के केस थे लास्ट ईयर अगस्त में, मैं HED के साथ अटैच था, ऑफिशियल अटैच नहीं था, अनऑफिशियल था। तो मैं वहाँ पे ये रिपैट्रिएशन के केस कर रहा था और वहाँ पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया इस बात को बड़ा क्लियरली कि जनाब ये जो हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर MPhil या PhD का कितने लोग हैं। और वो पहले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वही लोग थे जो वहाँ पे MPhil या PhD थे माशाल्लाह। उनको भेजा गया है बहुत सारे इदारों में। मेरे अपने इदारे में एक खातून आई हैं फ़िलासफ़ी पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक टीचर था पहले, और इस तरह सोशियोलॉजी के टीचर भी आए हैं। मकसद ये है कि जो प्रिंसिपल साहिबान थोड़ा सा ज़मीन पे पाँव रख के अपने डायरेक्टर साहिबान को टाइम पे इंफॉर्म करते हैं, जाके अगर एक रिटर्न लिखना एक और चीज़ है, अगर उनके पास थोड़ा सा टाइम हो जाके मिल लेते हैं और अगर फिर इसके बाद फर्दर वो जाके आके DPI साहब को या
इवन लाहौर में जो बैठे हुए हैं वो तो डायरेक्टर साहब इधर इवन हमारे स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन या एडिशनल सेक्रेटरी साहब को मिल लेते हैं। तो मेरा ख्याल में ये नहीं होता कि उनकी सुनवाई नहीं होती, ये बात ज़रूर सुनी जाती है। थोड़ी सी ये चीज़ों को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, और आई बिलीव कि एट सर्टन टाइम ये इसके ऊपर ज़रूर काम होने वाला है। अगर नहीं हुआ तो इसके ऊपर स्पेड वर्क काफ़ी हुआ है ऑलरेडी। तो फिर लोगों को शफलिंग होगी, फिर वो कोई लाहौर से उठ के कहीं और जा रहा होगा, तो ये फिर इन चीज़ों का भी हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी प्लीज़ नेक्स्ट कोई और सवाल। हेलो।